दुबे एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 जो कि 2022 और 2023 के अकॉर्डिंग हमारा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब दो ध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है 2022 और 23 के अकॉर्डिंग किया गया है। सीबीएसई ने इशू किया है। इसका हमने पार्ट 1 पहले ही डिस्कस कर लिया था, पार्ट 2 हम इसमें कवर करने वाले हैं और ऑलमोस्ट हमारा जो पार्ट 2 होगा वो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका उसका एंड होगा। इसका मतलब हम इसमें एंडिंग करने वाले हैं अपने चैप्टर की। फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको चैप्टर 2 करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एडिशनल टॉपिक आपको एक सेपरेट वीडियो में, एक ही वीडियो में एडिशनल टॉपिक जो है इससे रिलेटेड, दो ध्रुवीयता का अंत है उससे रिलेटेड मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो वो एडिशनल टॉपिक की भी वीडियो बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वह शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम। मतलब कि अब पहले समझेंगे कि शॉक थेरेपी होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं इसे। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन socialist system to a democratic capitalist system which was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। कहने का क्या मतलब है इसका कि एक ऐसा ट्रांजिशन का मॉडल जिसको रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप ने अडॉप्ट किया, वो क्या ट्रांजिशन था, क्या परिवर्तन था। जो पहले एक ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था उसको डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम बना दिया गया, ठीक है, यानी कि चेंज हुआ। इन शॉर्ट बात करूं तो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव करना, ठीक है। और किसने इस चीज को इन्फ्लुएंस किया, किसकी तरफ से इसे इन्फ्लुएंस किया गया? वर्ल्ड बैंक की तरफ से और IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वजह से इसे इन्फ्लुएंस मिली और इसी को हम कहते हैं शॉक थेरेपी, ठीक है। तो यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो एक ऐसा फेज जिसमें ट्रांजिशन हुआ सोशलिस्ट टू कैपिटल की तरफ, यानी कि कम्युनिस्ट टू डेमोक्रेटिक की तरफ। और इसमें किस किस ने इन्फ्लुएंस किया? वर्ल्ड बैंक और IMF ने। इसको हम शॉक थेरेपी का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपको, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन वाज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। आपको पता है सोवियत सिस्टम के अंदर कम्युनिस्ट व्यवस्था थी, कम्युनिज्म था, ठीक है, सोशलिस्ट था। अब ये ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है वो इसीलिए हुआ क्योंकि कम्युनिज्म जो था वो कोलैप्स हो गया, वो गिर गया, ठीक है। देयर वाज अ नीड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी which meant rooting out completely any structure involving during the Soviet period। कहने का मतलब क्या था कि अगर आप देखोगे तो जो सोवियत पीरियड था उसके अंदर सारी चीजें किस तरीके से थी। सारी चीजें आप ये देख सकते हो कि पहला तो ये चीज है कि सारी चीजें कम्युनिस्ट थी, सारी चीजें स्टेट के कंट्रोल में थी, ठीक है। तो वहां से टोटल शिफ्ट हुआ, यानी कि पूरे जो रूट थी, यानी जो जड़ थी सोवियत यूनियन की, उसको भी रूट अप कर लिया गया, यानी उसको भी खत्म कर दिया गया और टोटली पूरी तरीके से क्या हुआ, कैपिटलिस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। कौन शिफ्ट हो गए? जो सोवियत यूनियन था, ठीक है। नेक्स्ट है, शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमी। अब बाहरी क्षेत्रों में भी कई सारे जो है बहुत सारे बदलाव होने लग गए। जैसे कि अभी आप नीचे पढ़ोगे कि जो जो उसके अलाइंस पार्टनर थे, किसके? सोवियत ब्लॉक के, वो लोग भी अपने ट्रेडिंग पैटर्न को बदल रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया था पूरे जो भी वॉर्सो पैक्ट के मेंबर थे। It also involved a breakup of the existing trade allies among the countries of the Soviet bloc। अब पहले क्या होता था कि सोवियत सिस्टम पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखता था 15 के 15 रिपब्लिक्स को। यहाँ पर सबने ब्रेकअप किया, यानी कि सब अलग अलग हुए और सब अपने अपने ट्रेडिंग अलायंस जो है अलग अलग कंट्री के बनने लग गए, ठीक है, अर्थ-वाइल USSR के, यानी कि जिससे विभाजन हुआ था, जो 15 अलग अलग रिपब्लिक निकल कर आए थे वो अपने अलग अलग ट्रेडिंग अलायंस से जुड़ने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, यानी कि शॉक थेरेपी हुई, ठीक है, उसका क्या परिणाम निकला, आखिरकार एट द एंड परिणाम क्या निकला। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी।
द शॉक थेरेपी ब्राउट ruin to the economy and disaster upon the peoples of the entire region। अब जो शॉक थेरेपी है ना, उसने पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक डिजास्टर की तरह था वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के रीजन के लिए। किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहले जो है ना, पहले एक तरीके की सेटल व्यवस्था चलती थी, यानी कि करीब करीब आप समझ लो कि 72 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल किया था यूएसएसआर के ऊपर। तो सब कुछ चले जा रहा था, लोग भी कहीं ना कहीं यूज टू हो गए थे उस चीज के। अब जब आप एक ही बार में पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कैपिटलाइज करने की बात करते हो, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या होगा, एक डिजास्टर मोमेंट होगा। ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी तो खतरे में ही पड़ जाएगी। अभी आपको ये जो पॉइंट है ना इकोनॉमी वाला, उसको नीचे डिस्कस करते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ द रशियन currency ruble declined dramatically. People lost all their savings due to the high rate of inflation। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जो महंगाई बढ़ जाती है। तो उस समय महंगाई बढ़ गई। ठीक है, महंगाई बढ़ने के बाद क्या हुआ, उन जो भी पीपल्स ने सेविंग रखी थी वो सारी खत्म हो गई। ठीक, अब जैसे महंगाई बढ़ जाए, मान लो कि आपने लेट सपोज 10,000 रुपये रखे हुए हैं। अब महंगाई इतनी बढ़ गई कि 10,000 रुपये का सिर्फ राशन आ रहा है, तो बाकी आपका किराया और अदर जो भी आपके शौक है या फिर जो भी आपके काम करने वाले वस्तु खरीदने वाले थे आप, उसका क्या होगा। तो इस तरीके से हाई इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ गया इतना ज़्यादा, तो उससे पीपल्स ने अपनी सारी सेविंग को लॉस्ट कर दिया। और जो रशियन करेंसी थी रूबेल, उसका भी डिक्लाइन हुआ, उसका भी अंत होने लगा। मतलब एक तरीके से उसकी वैल्यू घट गई कह सकते हो आप। तो वैल्यू घटने की वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था पर एक तरीके ऋण आ गया, यानी कि खतरा आ गया, यानी कि बर्बाद होने के कगार पे आ गई। ठीक है, द रशियन गवर्नमेंट विड्रॉ सब्सिडीज विच पुश लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। अब देखो, सोशलिज्म जो होता है ना, हमेशा याद रखना, सोशलिज्म इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब क्या होता है, समान सोसाइटी, यानी कि सभी समान, सभी एक समाज के अंदर सभी लोग समान रूप से रहेंगे। लेकिन अब जब सोशलिस्ट सिस्टम खत्म हो रहा था, तो इससे जो समान वितरण था, जो समाज में जो समान रूप से वितरण किया जाता था सब कुछ, सब्सिडी हो गई वगैरह, उस सबको खतरा पहुंचा। अब लोगों को सब्सिडी नहीं मिलने लगी। कैपिटलिस्ट नेचर जो होता है ना, वो ये कहता है कि कंपटीशन की बात करता है। आपके पास पावर है, आप आइए मार्केट में उतरिए और आप उसे करके दिखाइए, इस चीज की बात करता है। अब जो गरीब हो उसके लिए क्या, इसमें इक्वालिटी की कोई पर्पस नहीं रहता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो वहां पर एक चीज आपने कंसिक्वेंसेस में देखा, मिडिल क्लास वर पुश टू बी पेरिफर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि पेरीफेरी ऑफ द सोसाइटी, यानी कि मतलब क्या है, अब मिडिल क्लास भी क्या होता है कि इस समय ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मिडिल क्लास भी अपना माइग्रेट करके दूसरे देश में जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड द प्रायोरिटी एज द डिमांड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो पता है कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, अब जैसे ये लोग डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी ना पूरी तरीके से जो प्रायोरिटी होती है, जो अटेंशन दिया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को, उसको कभी नहीं मिला, उसको कभी दिया ही नहीं गया। ठीक है, कि आर्थिक रूप से वो लोग सोच सके। ठीक है, इस तरीके का कोई भी अटेंशन प्रायोरिटी नहीं दी गई। ठीक है, इस समय की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टिंग रिवाइविंग इन 2000। ठीक है, 2010 year after their independence, the reason for the revival was the export of the natural resources like oil, natural gas and minerals। अब देखो, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज यानी कि, और खासकर रशिया की अगर हम बात करें, तो उसने अपनी जो आपको रिवाइव करने की बात की है, वो 2000 में कहीं कर पाया है। 10 ईयर, ठीक है, आप समझ लो कि 10 ईयर उसकी आज़ादी के, मतलब एक तरीके से जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, दिसंबर 1991 में, तो उससे लेकर 2000 यानी 10 साल तक इसका सिर्फ एक ही रीजन रहा कि वो इतने लंबे समय तक रिवाइव करवा पाए, क्योंकि एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट करता था नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स को। ठीक है, इसीलिए वो रिवाइव करवा पाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक।
टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट क्या था? अब देखो, जैसे कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, तो वहां पर जो उनके छुटपुट जो छोटे मोटे जो स्टेट थे या फिर जो कह सकते हो कंट्री थे, उनके बीच कुछ टेंशन और कन्फ्लिक्ट की भावना या फिर कुछ वाद विवाद उत्पन्न हुआ, उसको देखने वाले यहाँ पे। ठीक है, देयर वर टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट इन मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक एंड many have had civil war in insurgency। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट और टेंशन की स्थिति जो है सोवियत रिपब्लिक्स में आ चुकी थी जब जब उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। कई सारे सिविल वॉर्स हो गए थे, कई सारे इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि जो घुसपैठ होती है ना, उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। तो इन सिविल वॉर इंसर्जेंसी की बात सामने आ रही थी। इन रशिया टू रिपब्लिक, रशिया के अंदर जो दो रिपब्लिक थे, जैसे चेचेनिया और दागिस्तान। चेचेनिया और दागिस्तान के अंदर वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चला था, यानी कि बहुत ही ज्यादा, मतलब ये कह सकते हो कि बॉम्बिंग की गई थी, मिसाइल भी कह सकते हो दागी गई थी चेचेनिया और दागिस्तान। मतलब एक तरीके से वायलेंट माहौल था। यहाँ तक कि चेचेनिया दागिस्तान ये भी कहते थे, क्लेम करते थे कि हमें रशिया से अलग कर दो, हम एक सेपरेट देश बनना चाहते हैं, इस तरीके से। ताजिकिस्तान विटनेस अ सिविल वॉर फॉर ऑलमोस्ट 10 years टिल 2001। 2001 में यहाँ पे ताजिकिस्तान में सिविल वॉर खत्म हुआ, ऑलमोस्ट 10 ईयर तक चलता रहा। तक इम्पोर्टेंट है, एक बार आई थिंक एमसीक्यू में आ भी चुका है कि कौन सा फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक था जिसने 10 साल तक सिविल वॉर झेला, तो वो ताजिकिस्तान था। द रीजन हैड मैनी सेक्रेटरियन कन्फ्लिक्ट। अब सेक्रेटरियन कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग भाग में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुए जा रहे हैं, छुटफुट विवाद हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है सेंट्रल एशिया टू बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनीज। अब देखो, सेंट्रल एशिया बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। अब देखो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ऊपर आपको ना एक जो मैप बना, हाँ ये आ गया, इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये वाला ठीक है, ये हमेशा से ना, जो सेंट्रल एशिया है, हमेशा से किसके लिए फेमस रहा है? ऑयल के लिए। ठीक है, तो अब ये पता है सेंट्रल रोल प्ले करता था किसके लिए? जो बड़े बड़े पावर्स हैं, क्योंकि बड़े बड़े पावर्स चाहते थे कि यहाँ से हमें ऑयल मिले। रशिया खुद चाहता था हमें यहाँ से ऑयल मिले, ये जो छोटे मोटे देश है वो चाहते थे, चाइना चाहता था। तो ये वाला जो रीजन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रल एशिया है, जो इस्लामिक कंट्रीज का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। और वही यहाँ बताया गया है आपको, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, वही यहाँ बताया गया कि सेंट्रल एशिया टू बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन द आउटसाइड पावर एंड द ऑयल कंपनीज। चेकोस्लोवाकिया वाज डिवाइडेड इनटू टू, चेक्स एंड स्लोवाक, दस फॉर्मिंग इंडिपेंडेंस कंट्री। अब जो चेकोस्लोवाकिया है, इसकी स्टोरी तो इतनी लंबी है कि मैं क्या बताऊँ, 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन इन शॉर्ट में जितनी आपकी किताब में दिया है उतना बताता हूँ। चेकोस्लोवाकिया जो है, उसमें मतभेद हुआ था, उसमें भी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट हुए थे। उसमें जो है जो चेकोस्लोवाकिया है वो 2 हिस्सों में बट गया, चेक्स और स्लोवाक। ठीक है, और चेक और स्लोवाक दोनों ही इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। यूगोस्लोवाकिया ब्रोक अपार्ट विद द सेवरल प्रोविंस लाइक क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। अब देखो, यूगोस्लोवाकिया जो कि एक बड़ा उस समय में एक देश माना जाता था, उसके इतने करीब 6 टुकड़े हुए थे। कौन कौन से? क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, इन सब ने अपने अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिए। ये सब सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट के पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। अब इंडिया के साथ रिलेशन पढ़ते हैं हम कि भारत के साथ पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्रीज थे उनके रिलेशन किस प्रकार थे। जैसे यहाँ पे मैंने रशिया का लगाया है। ठीक है, भारत और रशिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है। आप 1971 का वॉर देखोगे तो उसमें भी आप पाओगे कि रशिया ने बहुत ही बड़े लेवल तक मदद की है भारत की। इंडिया मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन ऑफ इंडिया स्टिल विद रशिया। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन अभी भी रशिया के साथ है। ठीक है, और इंडिया के रिलेशन जो है ना, वो बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन रहे, यानी कि ठीक है,
नॉर्मल रहे हैं, बहुत ही ठीक ठाक रहे हैं, जो भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री रही है, ठीक है। इंडो रशियन रिलेशन, लेकिन सबसे बड़ा रिलेशन किसके साथ रहा है? रशिया के साथ। इंडो रशियन रिलेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बोथ द कंट्रीज शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। सॉरी, जो इंडिया रशियन रिलेशन रहा है हमेशा से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है किसके लिए? इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके बारे में आपका एक पूरा चैप्टर ही है दूसरी बुक में, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। और बहुत दोनों जो कंट्री होती है वो अपना विजन जो है शेयर करते हैं किसके लिए? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब देखो, आपने देखा कि बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर मतलब कि जहां पर विश्व में दो महाशक्तियां हों। यूनिपोलर क्या होता है? यूनिपोलर मतलब जहां पर एक महाशक्ति हो। एक होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब जहां पर मल्टीपल कंट्रीज हो, जो कि एक तरीके से इमर्जिंग पावर हो, एक दूसरे को टक्कर दे सके। तो वहां पर रशिया और भारत के दोनों के ये सहमति है कि एक ही विजन है, कि उनका मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं India got benefit from Russia over issue like Kashmir, energy supplies, access to Central Asia, sorry, balancing its relation with China। अब भारत को किस तरीके से बेनिफिट मिलता है रशिया से? जैसे यूएन के अंदर आपको पता होगा, यूएन के अंदर रशिया के पास सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है। उसमें कश्मीर इशू में बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है भारत को, क्योंकि अगर विपक्ष में कोई कश्मीर इशू के बारे में भारत का विरोध करता है तो रशिया खड़ा हो जाता है सामने। एनर्जी सप्लाईज में काफ़ी मदद मिलती है। सेंट्रल एशिया से मदद लेने में, एक्सेस लेने में, मान लीजिए ऑयल लेने में काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। और चाइना के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करने में भी मदद मिलती है। रशिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशन बिकॉज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। अब रशिया भी कुछ ना कुछ अपना फायदा देखता है क्या? कि इंडिया जो है उसकी सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है, ठीक है। यानी कि इंडिया जो है सेकंड नंबर पे रशिया से सबसे ज़्यादा आर्म खरीदता है। बहुत द कंट्री हैव कोलैबोरेटेड ओवर मैनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट, और बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मोस हो गया, ब्रह्मोस जो मिसाइल है उन्हें दोनों ने मिलकर बनाई है। और भी कई सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जिनमें दोनों मिलकर कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बस यहाँ पे थोड़ा वर्ड पढ़ लेते हैं, वर्ड दैट मैटर जो भी है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, वर्ड दैट मैटर क्या क्या शब्द है? देखो, सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। जो रूसी क्रांति हुई थी उसके, जो 1917 में हुई थी, उसके बाद सोवियत सिस्टम आया था। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी एंड प्लान्ड इकोनॉमिक कंट्रोल बाय द स्टेट। अब सब कुछ स्टेट के हाथों में था, प्लान सब कुछ स्टेट करता था, ठीक है। सोशलिस्ट ब्लॉक क्या होता है? देखो, द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री वर नोन एज सोशलिस्ट ब्लॉक। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे, जो कि यूएसएसआर के अलाइज थे, उन्हें हम सोवियत ब्लॉक कहा जाता है। बिकॉज दिस कंट्री वर लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्स एंड देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द दिस ब्लॉक ओनली। अब इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था? पूरा का पूरा सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर था, इसलिए इन्हें सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? इन दिस इकोनॉमी लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट। अब आपको पता है कैपिटलिस्ट में क्या होता है? जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी लैंड होता है, वो कौन ऑन करता है? जो कि कैपिटलिस्ट होता है, जो कि पूंजीवादी होता है, जो कि एक अलग ही इंडिविजुअल, एक ह्यूमन होता है। यूनिपोलर वर्ल्ड, जैसे मैंने अभी पढ़ा है ऊपर आपको, अफेयर्स एट सेंट्रल लेवल आर डोमिनेटेड बाय ओनली वन सुपर पावर। एक ही सुपर पावर होता है। मल्टीपोलर, जिसमें बहुत सारे सुपर पावर होते हैं। अफेयर एट सेंट्रल लेवल कैन नॉट बी डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर ओनली, इंस्टेड ग्रुप ऑफ कंट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यानी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। यहाँ पर हमारा 2 ध्रुवता का अंत खत्म होता है। अब आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का जो एडिशनल मटेरियल है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, ठीक है, वो मैं कराने वाला हूँ। जैसे कि आप ये भी देख सकते हो, गल्फ वॉर हो गया, अफगानिस्तान वॉर हो गया, और CIS हो गया, अरब स्प्रिंग हो गया। ये सारे जो एडिशनल टॉपिक हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।